हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस, यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन हो रहा है। नितिन सिंघानिया की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को हमने ख़त्म कर दिया है। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो कि होने वाला है यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है। यूनेस्को के लिस्ट में जो वर्ल्ड की हेरिटेजेस हैं, यानी जो ट्रेडिशंस वगैरह फॉलो करते थे लोग, ट्रेडिशन जो परंपराएं हैं, वो अगर लिस्ट में आती है तो उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलता है, और लिस्ट में आने का जो क्राइटेरिया क्या है, यानी कि सेलेक्ट जो यूनेस्को लिस्ट जो है यूनेस्को वो कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सेलेक्ट करता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसे मैं आज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये चैप्टर नंबर 4 समझ में नहीं आता आर्ट एंड कल्चर का। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की। जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बुक को यहाँ पे जल्दी से निपटा दिया जाए। तो गाइस, अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, और आपको पता ही है कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है। स्टडी आईएएस कोड यूज़ करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी 3 डायमेंशन बैचेस चल रहे हैं, किसके फुल पूरे साल के, यहाँ पे यूपीएससी सीएससी 2020 to 2021। तो गाइज यहाँ पे 11th में से ये सब स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। तो आप यहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप चाहो तो 12 महीने का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का, और चाहो तो सॉरी 24 मंथ्स का ले सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे, तो आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको पता ही है कौन सा कोड यूज़ करना है, स्टडी आईएएस कोड यूज़ करना है, ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर अनअकैडमी यूपीएससी चैम्पियनशिप के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, वो भी फ्री में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की, जो हमारी होती है बात यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ये होता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले यूनेस्को क्या है, लोग समझाते नहीं हैं, यहीं इससे पहले चैप्टर में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले पढ़ लो यूनेस्को क्या है। ठीक है गाइस, यूनेस्को की पहली बात हम लोग क्या इस यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एजुकेशनल के ऊपर, साइंटिफिक के ऊपर और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दिया जाता है इसमें। उसके बाद अब जो यहाँ पर ये जो इनाग्रेट हुआ था, कब हुआ था, 3 नवंबर 1958 में। कहाँ पर, पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस के अंदर, फ्रांस में। अब यहाँ पे यूनेस्को का मतलब क्या होता है, पहले मैं इंग्लिश में बता दूं इसकी डेफिनेशन एक तरीके से। यूनेस्को नहीं, वर्ल्ड यूनेस्को जो हमारा अब यहाँ पर यूनेस्को में हमें अब पढ़ना है वर्ल्ड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। हेरिटेज का मतलब क्या होता है गाइज, आप समझोगे परंपरा, यानी कि जो ट्रेडिशंस फॉलो आ रहा है, ठीक है, फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो चीज़। या फिर हम इसे कहेंगे द ट्रेडिशंस, क्वालिटीज और कल्चर ऑफ अ कंट्री दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ठीक है, यानी कि जो पहले की परंपराएं, ट्रेडिशंस है, पहले की संस्कृति कैसी थी, और वो ही लंबे समय तक चलती भी आ रही है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस पड़ा है कंट्री के ऊपर। अगर कोई ऐसी साइट्स होंगी, ऐसी कोई स्थान होंगे, प्लेस होंगे, अमेजिंग प्लेस, तो उसे यूनेस्को लिस्ट में जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि इंडिया में कौन कौन सी हुए हैं, और हम बात करेंगे कौन से ईयर में कौन सी प्लेसेस को, कल्चरल साइट्स को यहाँ पे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में डाला है। और नेचुरल साइट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो प्राकृतिक के यहाँ पे प्लेसेस हैं उनके बारे में भी बात करी जाएगी। अब बात करते हैं कल्चरल साइट्स की, पहली बात। ठीक, अब जो कल्चरल साइट्स हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। अब जो पहले मैं आपको एक बता दूं, जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन करने का, जो यूनेस्को सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये 10 क्राइटेरिया, 10 पॉइंट्स बताएं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कल्चरल साइट्स में 6 हैं, और नेचुरल साइट्स में यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं ये सारे, और 10 पॉइंट्स में अगर कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे फॉलो करता है, कोई भी साइट्स, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, यूनेस्को अपनी लिस्ट में ज्वाइन कर लेगा। तो अब बात करते हैं पहले हम लोग कल्चरल साइट्स की। ठीक, तो कल्चरल साइट्स में
क्या क्या क्राइटेरिया वो कल्चरल साइट्स को फॉलो करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि वो यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में जुड़ सके। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें तो जो कल्चरल साइट है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए एक मास्टर पीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। ठीक है, एक मास्टर पीस होनी चाहिए, या फिर क्या दिखानी चाहिए, वो प्लेस्ड होनी चाहिए एक इम्पोर्टेंट इंटरचेंज ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में दिखाना चाहिए जो एक ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताना चाहिए, या फिर वहाँ पर एरिया में कैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं आर्किटेक्चर को लेकर, आर्किटेक्चर पे किस तरीके से काम करा गया है, टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं, मॉन्यूमेंटल आर्ट्स कैसे बनाए गए हैं, टाउन प्लानिंग कैसी हुई है, लैंडस्केप डिज़ाइन कैसा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती हैं तो वो यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में जुड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक बेयर यूनिक एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी यानी कि यहाँ पर जो वो कल्चरल साइट है, ठीक है, वो एक एविडेंस होना चाहिए कि वो एक कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करता था, यानी कल्चरल ट्रेडिशन से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अब इस समय आकर डिसअपियर हो गए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आके बहुत सारी जगह जो डिसअपियर हो गई हैं। ठीक, उसके बाद या फिर जो कल्चरल साइट है वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए एक बिल्डिंग आर्किटेक्चरल का या फिर टेक्नोलॉजी एंसेम्बल का। ठीक, अब टेक्नोलॉजी यहाँ पर यानी कि आर्किटेक्चर या फिर टेक्नोलॉजीज का एक बहुत सामूहिक प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, या फिर लैंडस्केप बहुत सुंदर होना चाहिए, और जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टेज इन ह्यूमन हिस्ट्री में यहाँ पर किस तरीके से कल्चरल साइट्स में काम करा गया। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करता है कोई भी कल्चरल साइट तो वो इन सब चीज़ों में से अगर एक भी होता है, अभी हमने 4 पढ़े हैं, अभी 2 और हैं, ठीक है, जो कि कल्चरल साइट्स का क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद नेचुरल साइट्स का क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसमें 4 क्राइटेरिया हैं। अभी ये सारी चीज़ों में से अगर कोई भी फॉलो करता है तो वो तैयार है लिस्ट में जुड़ने के लिए। उसके बाद बात करें तो जो कल्चरल साइट है वो एक एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट का। लैंड किस तरीके से यूज़ करते थे, सी किस तरीके से यूज़ करते थे, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करे कल्चर को और ह्यूमन इंटरेक्टिव को, एनवायरमेंट को। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो तैयार रहेगा एक यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जुड़ने के लिए। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम लोग, ये स्पेशली कब की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें दर्शानी चाहिए तब जब ये जो साइट्स हैं वो कमज़ोर पड़ गई हों, ठीक है, उसके ऊपर कोई अपरिवर्तन चेंज हुआ हो, कोई बदलाव ना हो, तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है, किसी भी साइट्स की, किसी भी स्थान की, किसी भी प्लेस की, साइट किसे कहते हैं, स्थान को, ठीक है, कोई भी प्लेस हो, जो हम कल्चरल साइट्स की बात करना है। अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर यूनेस्को चूज़ करता है किसी को भी लिस्ट में अगर लेता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसे थोड़ी ना लिस्ट में लेना है कोई, अभी हम बात करते हैं हम लोग अभी आगे की। तो जो ये कल्चरल साइट्स हैं ये डायरेक्टली या टेंजिबली एसोसिएट होनी चाहिए, इवेंट्स होने, वहाँ पे इवेंट्स होते हो या फिर लिविंग ट्रेडिशंस कैसा था, आइडियाज़, बिलीव्स, आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो कल्चरल साइट कोई भी हो ऑब्वियसली वो तैयार है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं नेचुरल साइट्स की। हमने पढ़ लिया अभी कल्चरल साइट्स के बारे में कि कौन कौन सी कल्चरल साइट्स, कौन कौन सी नहीं पढ़ा है हमने अभी गाइस, सॉरी, कौन कौन सी अभी हम बात करेंगे उसके बाद में कि कौन कौन सी कल्चरल साइट्स कौन से ईयर में यहाँ पर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ गई है, साइट्स इन इंडिया में। ठीक, अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेचुरल साइट्स की, कि जो ये नेचुरल प्लेसेस हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अगर उनके अंदर होंगी, वहाँ पर होगी, तो वो इस लिस्ट में जुड़ने के लिए तैयार है। तो एक तो यहाँ पर जो नेचुरल साइट है वो सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए, और उसकी जो ब्यूटी होनी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी, और उसकी जो सौंदर्य संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो फिर यहाँ पर वो जुड़ने के लिए तैयार है। या फिर वो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो अर्थ हिस्ट्री को दिखाने के लिए, रिकॉर्ड ऑफ लाइफ वहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ लाइफ कैसी थी, सिग्निफिकेंट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, यानी कि भूविज्ञान जिसे कहते हैं ना, भूमि से, पृथ्वी से, अर्थ से, धरती से रिलेटेड यहाँ पे वहाँ का कैसा था, चीज़ें वहाँ पे किस तरीके से थी, जो वो लैंड होगा ना, वो लैंड से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से थी, और लैंड फॉर्म्स का किस तरीके से डेवलपमेंट होता था, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होता था या नहीं होता था, यही बिल्कुल सेम चीज़ है ये भी।
तो अगर ये सारी चीज़ें अगर होंगी अच्छी तरीके से तो वो ऑब्वियसली रेडी है जुड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल साइट एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए इकोलॉजी का बायोलॉजिकल प्रोसेस को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए जो नेचुरल साइट है वो रिप्रेजेंट करती हुई हो किसे, इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को। इकोलॉजिकल क्या होती है गाइस, हमारी पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, पर्यावरण ये यहाँ पे। और यहाँ पर उसके बाद हम बात करें तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जीव विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें अगर अच्छी तरीके से हैं, इवोल्यूशन में है, डेवलपमेंट हो रहा है टेरेस्ट्रियल का, ठीक है, लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रेश वाटर है, कोस्टल है, मैरीन इकोसिस्टम है, कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो वो रेडी है नेचुरल साइट उस यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में जाने, साइट्स में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 10th जो एक यहाँ पर क्राइटेरिया आ जाता है, ये फॉलो करना चाहिए। इनमें से गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई एक पॉइंट भी अगर होगा, एक पॉइंट भी होता होगा किसी भी साइट के ऊपर, तो वो तैयार है उसमें जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है एटलीस्ट वन ऑफ द 10 मेंशन क्राइटेरिया अगर मिलता है किसी भी जगह पर तो वो साइट रेडी है उसमें जुड़ने के लिए। उसके बाद जो नेचुरल साइट है उसका लास्ट पॉइंट क्या है, वो कंटेन करनी चाहिए, उनके पास होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट्स। जो हैबिटेट्स होता है, नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, पशु व पौधे जो होते हैं, ठीक है, उनका जो वास होता है वो इन सितु यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, इन सितु का मतलब एक ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे जो है स्पीशीज़ होनी चाहिए, और अगर स्पीशीज़ होंगी वहाँ पर ये सब होंगी, और यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पर वो रेडी है नेचुरल साइट उसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए। तो हमने अभी यहाँ पे दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं, कौन कौन सी, कल्चरल साइट्स पढ़ लिया है और क्राइटेरिया पढ़ लिया है नेचुरल साइट्स का। अभी हम बात करते हैं लीगल स्टेटस कैसे मिलेगा अगर वो उसमें अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसको क्या लीगल स्टेटस मिलेगा। अगर वो जो साइट है डिक्लेयर हो गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है तो उसे एक प्रीमा फेसी एविडेंस रहेगा, यानी प्रथम दृष्टि एविडेंस रहेगा कि वो जो कल्चरली सेंसिटिव जो ये साइट है उसको यहाँ पर जो है प्रमाणित कर दिया जाएगा, एक लीगल प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा। लीगल प्रोटेक्शन किसके आधार पे दिया जाएगा, लॉ ऑफ वॉर में, जो कि जेनेवा कन्वेंशन एक्ट में आता है, और इसके ही आर्टिकल्स, प्रोटोकॉल्स, कस्टम्स जो हैं साथ में मिलकर, अदर ट्रीटीज़ के साथ में मिलकर और ह्यूज कन्वेंशन को मिलाकर ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करेंगी कल्चरल प्रॉपर्टी को। जो जो भी साइट यानी कि जो भी साइट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सारी चीज़ें मिलकर उस कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्ट करेगी, इंटरनेशनल लॉज से प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पर इतना बड़ा रोल यहाँ पर ये प्ले करती है। अब जो ये जेनेवा कन्वेंशन एक्ट क्या होता है, जो आर्टिकल 53 है, ये आर्टिकल 53 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन एक्ट ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक, प्रोटेक्शन के बारे में बताता है किसमें कि किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, मिलिट्री एफर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई अगर बदला लेना चाहता है इसको लेकर तो उसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई दुश्मनी निकालना चाहता है और यहाँ पर चेंजेस करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिल जाता है साइट को, ठीक है, कोई भी प्लेस को, तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ कवर करनी है, ठीक है, वो सस्पेंस बना रहा है, उससे पहले एक चीज़ कवर करनी है हमें, जो कल्चरल साइट्स हैं। अब यहाँ पर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा यहाँ पर आपको नोट डाउन कर सकते हैं। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है, अब पहले हम कल्चरल साइट की बात कर ले रहे हैं। 1983 में बात करते हैं कौन कौन सी जो है हेरिटेज साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आई। 1983 में अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें आई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद 1984 में, 83 का हो गया, 84 में सन टेम्पल कोणार्क का जो कि ओडिशा में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि महाबलीपुरम में है, और यहाँ पे पंचरथा, शोर टेम्पल, अर्जुनास पेनेंस, डिसेंट ऑफ द गंगास केव्स टेम्पल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, जो कि महाबलीपुरम में यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। उसके बाद अब बात करें तो हमारा आता है 1986 में, ठीक है, 83 की बात कर ली, 84 की बात कर ली, अब 86 पे आते हैं।
चर्चेस कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा ये आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चले गए। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि मध्य प्रदेश में है। ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स विच इंक्लूड कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल एटसेट्रा ऑफ हिंदू ओरिजिन एंड पशुपनाथ आदिनाथ एंड शांतिनाथ टेम्पल एटसेट्रा ऑफ जैन ओरिजिन। फिर उसके बाद उसमें 1986 में ही फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है जो है, वो भी उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया। उसके बाद 1986 की ही बात हो रही है अभी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि हम्पी में है, कर्नाटक में, कृष्ण टेम्पल जैसे कि कृष्ण टेम्पल कॉम्प्लेक्स और नरसिम्हा गणेशा हेमकुत्ता ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्युतारय टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विथला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, पताभिरामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोटस महल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लोटस महल कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर इन सारी चीज़ों को स्टेटस मिल गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। 1983 की, 84 की बात कर ली, 86 की बात कर ली, अब 87 की बात करते हैं। तो 87 में आता है एलिफेंट केव्स जो महाराष्ट्र में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि पतदकल कर्नाटका में है, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आते हैं? 9 हिंदू टेम्पल्स एंड 1 जैन टेम्पल विच इंक्लूड्स विरूपक्षा टेम्पल, पपनाथ टेम्पल एंड एटसेट्रा। फिर उसके बाद ग्रेट चोला टेम्पल्स जो कि बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर जो कि तमिलनाडु में, अरिवतेश्वरा टेम्पल दारासुरम जो कि तमिलनाडु में है। अब 1989 की बात करें तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो कि सांची में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची मध्य प्रदेश में जो है, जाके जहाँ पर ग्रेट स्तूपा, अशोकन पिलर, शुंगा पिलर, श्री सतकर्णी इंस्क्रिप्शंस ऑफ सतवाहना पीरियड, वेरियस अदर स्तूपाज एटसेट्रा, ये सब डिक्लेयर करे गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 1983 में हुमायूं टॉम दिल्ली में जो है, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में जो हैं। 1999 की बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेस्ट बंगाल में, अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। अब 2002 की बात करें, 2002 की, तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो बोध गया बिहार में है। 2003 की बात करें तो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हम लोगों ने कौन सी पेंटिंग्स देखी थी, जल्दी वो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, रिवाइज होगा आपका। 2004 में हमने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में जो है वो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क जो गुजरात में है वो डिक्लेयर करा गया। अब 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवेज जो अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है। 2008 में कलका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में आता है। उसके बाद 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद 2013 में 6 हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 6 हिल फोर्ट आए हैं, डिक्लेयर करे गए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। 2013 में कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, रणथाम्भौर, जैसलमेर, कंबलगढ़, अम्बेर, गगरौन। उसके बाद 2014 की बात करें तो रानी की वाव जब क्वींस स्टेप वॉल जो कि गुजरात में है वो आया। 2016 की बात करें तो जो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर का था, जो हमने अभी पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 1 में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ में। ली कॉर्ब्यूजर कौन थे? जिन्होंने पूरा का पूरा चंडीगढ़ डिज़ाइन करा है, हमने पढ़ा है ना अभी चंडीगढ़ के वहाँ पे जो वो थे, उन्होंने चूज़ करके उन्हें वहाँ पे ली कॉर्ब्यूजर को रखा था और उन्होंने वहाँ पर चंडीगढ़ को डिज़ाइन करा है पूरा। अब 2016 में भी ख़त्म नहीं हुआ, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा आया, ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। उसके बाद 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं 2017 तक, ये सब डिक्लेयर करी गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की। यहाँ पे ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई हैं। अब नेचुरल साइट की बात करें, ये तो हमारी कल्चरल साइट थी। और नेचुरल साइट की बात करें तो पहला हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में है, 1985 में गई है, डिक्लेयर करी गई। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, ये भी 1985 में डिक्लेयर करा गया। क्योलादियो नेशनल पार्क भरतपुर जो कि राजस्थान में है, वो भी 1985 में डिक्लेयर करा गया। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में जो है 1987 में ये भी डिक्लेयर करा गया। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड ये 2005 में ये डिक्लेयर करे गए। वेस्टर्न घाट्स 2012 में डिक्लेयर करा गया। सब क्लस्टर्स इंक्लूड अगस्थ्यामलाई, पेरियार, अनामलाई, नीलगिरी, तालाकावेरी और कुद्रेमुख और साहिद्री। फिर उसके बाद
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये 2014 में डिक्लेयर करा गया, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कंजेंडजोंगा, ठीक है, क्या नाम है, कंजेंडजोंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, उसे 2016 में डिक्लेयर करा गया। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब ये सब डिक्लेयर करने के बाद इनको कोई बेनिफिट्स तो मिले होंगे ना, पक्का। तो क्या क्या बेनिफिट्स देता है अगर किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस लग मिल जाता है तो? सबसे पहली चीज़, इंटरनेशनल अटेंशन प्रोवाइड करा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा, और यहाँ पर उसे प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन दी जाती है साइट को, यानी कि सुरक्षित करने के लिए हर चीज़ वो लोग देते हैं, करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। टूरिज्म देते हैं, ठीक है, टूरिज्म वहाँ पे हो जाता है, लोग आते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर हो गया, लोग आएंगे और वो उससे फिर हमारी इकोनॉमिक को बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेंगे, इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी अगर टूरिज्म ज़्यादा टूरिज्म अच्छा रहेगा हमारा तो। उसके बाद यूनेस्को जो है उसे फंड्स प्रोवाइड करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा उसकी मरम्मत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। उसके बाद वो क्लोज टाइज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज प्रोवाइड करेगा, और प्रेस्टीज, ठीक है, सपोर्ट देगा, बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा उन जगहों को। उसके बाद ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज यहाँ पर उसके लिए सक्षम हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें क्या बेनिफिट मिलेगा हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस से, तो फैसिलिटेट्स क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स यहाँ पे क्रिएट करनी जाएंगी गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, एनजीओज़ के साथ, ताकि वो कंजर्वेशन गोल्स को अचीव कर सकें। फिर उसके बाद जो साइट को, जो ये साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी जा रही हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर जेनेवा कॉन्वेंशन। हमने अभी पढ़ा भी जेनेवा कॉन्वेंशन के बारे में, किसके अगेंस्ट, डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, मिसयूज ड्यूरिंग वॉर टाइम, वॉर टाइम के अगेंस्ट, डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होगा, हम लोगों को नहीं, उन साइट्स को, ठीक गाइस। तो हमने आज अपना चैप्टर नंबर 4 यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया को ख़त्म कर दिया। चैप्टर नंबर 4 आज ही हमारा ख़त्म हो गया। अब हम अपना चैप्टर नंबर 5 कल लेकर आएंगे, जो कि होगा हमारा इंडियन म्यूज़िक। एक पार्ट में वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसे हम लोग कल देखते हैं कितना कंप्लीट करेंगे। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द यहाँ पे बुक को निपटा दिया जाए। तो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, थम्स अप करके आप बता सकते हैं और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में भी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हम उसका एक रिकैप ले रहे हैं। हमने पढ़ा जो यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, वो कैसे उसके अंदर आई, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। कल्चरल साइट्स के लिए क्राइटेरिया अलग है, नेचुरल साइट्स के लिए क्राइटेरिया अलग है। कल्चरल साइट्स में 6 क्राइटेरिया हैं, नेचुरल साइट्स में 4 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अगर इनमें 6 में से कोई भी एक अगर वो फॉलो करता है, ठीक है, अगर वो कल्चरल साइट्स में वो प्रेजेंट है एक भी क्राइटेरिया, तो वो तैयार है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस लगने से उसके ऊपर कोई नहीं रोक सकता, ठीक। उसके बाद वहाँ पे अगर वहाँ पर जो साइट है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसे एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड हो जाता है, लीगल स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। जेनेवा कॉन्वेंशन एंड जेनेवा कॉन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ वर्शिप। उसके बाद हमने पढ़ा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन इंडिया में कौन कौन सी डिक्लेयर करी गई हैं उसे, और क्या क्या। अब उसके बाद हमने लास्ट में नेचुरल साइट्स पढ़ी थी, कौन कौन सी डिक्लेयर करी हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिलने के बाद उसका क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं उन जगहों को, हमने अपना चैप्टर 4 को आज निपटा डाला है अच्छी तरीके से। तो गाइस, आज के लिए हमारा होता है चैप्टर नंबर 4 ख़त्म। चलते हैं अपनी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो गाइज़, अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग और प्रिपरेशन, रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो हमसे आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम को यहाँ पर इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे हमसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 डायनेमिक बैचेस स्टार्ट हो गए हैं पूरे साल के लिए। स्टार्ट हो गए हैं 11 मई से। 2020 से लेकर 2021 की तैयारी हो रही है यूपीएससी की। इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स भी चल रहे हैं, हिंदी हिंदी जीएस बैच कोर्स और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं या फिर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर कोर्स लेते हुए कौन सा कोड यूज़ करना है, स्टडी IAS, ताकि 10% ऑफ आपको मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप भी चल रही है, आप एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। तो गाइज होता है आज का हमारा लेक्चर खत्म। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा इंडियन म्यूजिक। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। आज के लिए बाय बाय।